मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बांसवाड़ा से आपको बड़ी खबर बताते चले कि बांसवाड़ा में फूड पॉइजनिंग का कहर जारी है। एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई और फूड पॉइजनिंग की वजह से जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। 7 लोगों का इलाज चल रहा है। गेहूं के साथ कोदरा फसल मिलाकर खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इसीलिए अगर आप किसी भी सब्जी के साथ कोई भी मिलाते हैं तो उसका पहले देख लीजिए, जानकारी ले लीजिए, उसके बाद किसी भी चीज को खाइए। गेहूं के साथ कोदरा फसल मिलाकर खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई और एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अब उन्हीं सभी 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, फूड पॉइजनिंग का कहर लगातार जारी है, कैसे, क्या जानकारी? जी बताना चाहेंगे, सदर थाना क्षेत्र के सुंदर गांव का मामला है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की फूड पॉइजनिंग से जो घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जब घायल से हमने बात करी तो उसने बताया कि ये जो कोदरा करके पौधा आता है वो जहरीला आता है, पर हम इसको देखना चाहते थे कि इससे क्या होता है। और ये परिवार जो है, जो इन्होंने सबने गेहूं की रोटी में मिलाकर ये खाया है। साथ ही जैसे ही उन्होंने उसका भोजन किया, जिसके बाद इनको उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण देखने को मिले, तब परिवार के सदस्यों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उपचार कर अभी जो खतरे से बाहर है, जिनको अभी वार्ड में भर्ती किया गया है। कोदरा फसल क्या होती है आकाश? कोदरा एक जहरीला पौधा होता है जो ये खेतों के आसपास लगाया जाता है, जिसको आज ये इसी एक व्यक्ति द्वारा इसको जो आटे में मिलाकर सबको खिलाया गया है, जिससे 7 लोग एक ही परिवार के घायल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। इसीलिए किसी भी सब्जी या कुछ भी चीज अगर आप खाइए, नई चीज, या आपको ना पता हो कि किसके साथ क्या मिलाकर खाना चाहिए, तो बिल्कुल भी मत खाइए। पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए, फिर उसका सेवन करिए, क्योंकि सीधा वो आपके स्वास्थ्य पर असर करती है। तो गेहूं के साथ कोदरा फसल मिलाकर खाने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। उनका इलाज पर चल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है। और विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें राज्यपाल ने पेश किया है सरकार का विजन की सरकार आखिरकार राजस्थान में क्या चाहती है, सरकार का विजन क्या है अगले 5 सालों तक। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग कर दी। आज से 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में भजन लाल सरकार की प्राथमिकताओं और विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित शिक्षित राजस्थान की कल्पना को साकार करना है। उन्होंने पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और हां, यह भी कहा कि कुछ योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में इस बात को कहा गया और उसके लिए समिति भी गठित की गई। इससे पहले सुबह 10 बजे विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा के आगामी दिनों के कामकाज तय किए गए। अगले 3 दिन तक विधानसभा में अवकाश रहेगा और वहीं 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, जबकि 30 जनवरी को सीएम भजन लाल शर्मा जवाब देंगे। प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अभी तो विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प। और वहीं आपको बता दें कि हंगामे के साथ ये विधानसभा 16वीं विधानसभा का आगाज हुआ। पहले सत्र में जिस तरह
राज्यपाल कलराज मिश्र अभिभाषण दे रहे थे और उन्हीं के सामने पोस्टर भी लहराया गया। बता दें कि 16वें विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया और हंगामे के साथ राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल के भाषण से पहले खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की। आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर बेनीवाल वेल में नारे लगाते रहे और फिर शुरू हुई है विधानसभा की कार्रवाई। आपको बता दें, नई सरकार नई उम्मीद, जिसके लिए संस्था एवं परीक्षण तथा सत्यापन समिति संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 4, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संस्था का स्वामित्व दर्शाया गया है, जिसका सपरिवर्तन नहीं करवाया गया। वह सत्यापन समिति तथा संस्था संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 5, संस्था को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त स्वामित्व की भूमि की किस्म आज भी ऑनलाइन बारानी दिखाई जा रही है। नंबर 6, संस्था की दोनों भूमियों के बीच में कितनी दूरी है उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं ना ही सक्षम स्तर पर साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। नंबर 7, प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007 की शर्त संख्या 9 के 1 ABC के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप भी एंडोमेंट फंड की राशि रुपए 1 करोड़ ही संस्था द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। संस्था द्वारा दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण वह प्रशासनिक विभाग की इस संबंध में अनदेखी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है, जो कि जांच का विषय है। नंबर 8, संस्था द्वारा किसी भी एक निकाय से लिया गया एकल पट्टे का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 9, संस्था द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवनों को ही दिखाया गया है, जबकि पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के लिए पृथक पृथक भूमि / भवन होना आवश्यक है, परंतु इस संबंध में संस्था के पास कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसके उपरांत भी समितियों ने आक्षेप नहीं लगाया गया है, जो कि गहन जांच का विषय है। नंबर 10, समस्त भूमि का एकल पट्टा नहीं लेने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। 11, संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित भवन का सक्षम स्तर पर अनुमोदित नक्शा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 12, संस्था द्वारा भूमि के प्रत्येक खसरे पर निर्मित भवन के संबंध में कोई जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। 13, संस्था के अधीन वर्तमान में कोई भी डिग्री / PG कॉलेज संचालित नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। नंबर 14, उक्त कमियों के उपरांत भी परीक्षण समिति व सत्यापन समिति ने किस आधार पर निर्मित क्षेत्र का सत्यापन किया गया है तथा किस आधार पर संस्था को विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जबकि संस्था द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भवन एवं सपरिवर्तन के स्पष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, जिसके लिए परीक्षण एवं सत्यापन समिति एवं संस्था सामूहिक रूप से दोषी है। नंबर 15, संस्था द्वारा शैक्षणिक संस्थान अपने अधीन संचालित होना बताया गया है, परंतु यह अवगत नहीं करवाया गया है उक्त संस्थान कहाँ संचालित है। नंबर 16, पत्रावली के अवलोकनार्थ उपरांत ज्ञात होता है कि संस्था का परीक्षण समिति एवं सत्यापन समिति द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात भी काफी कमियां पाई गई थी तथा भूमि की उपलब्धता, भूमि का सपरिवर्तन, भवन का अनुमोदित नक्शा, भूमि का एकल पट्टा, भूमि के एक जाई नक्शा, खसरेवार भवन निर्माण के साक्ष्य का अभाव, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की नगरीय सीमा से दूरी के प्रमाण का अभाव आदि। उक्त विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्ययन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाने के उपरांत
राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन भिजवाया गया है। अतः और केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचौली गांव में जाट समाज तीसरे दिन भी धरने पर बैठा हुआ है। इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं और फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या करना है उसका फैसला जाट समाज करेगा। वहीं प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। जाट आरक्षण के आंदोलन पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जाट समाज के लोगों से महापड़ाव को छोड़कर वार्ता के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। तो रेलवे लाइन की तरफ हर व्यक्ति की चेकिंग चल रही है, क्योंकि दूसरी तरफ 22 जनवरी को एक तो जाट समाज ने आंदोलन उग्र करने की बात कही है। 22 तारीख तक अल्टीमेटम कह सकते हैं दिया गया है कि अगर उनकी बात को या निर्णायक भूमिका नहीं ली जाएगी तो ये उग्र हो सकता है। दिन पे दिन ये जो जाट समाज का आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी ये लोग जयचौली गांव में बैठे हुए हैं। आरक्षण की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार की जो आरक्षण की विधि है उसमें अपना हिस्सा इनको बढ़ाने की, हालांकि कई बार इसको लेकर आरक्षण के लिए जाट समाज में जो आरक्षण की बात कही जा रही है कई बार ये हो चुका है और राजस्थान में जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। लेकिन अब इसको लेकर जब एक तरफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम जोरों शोरों से है और उसी दिन एक तरफ राजस्थान में जाट समाज का आरक्षण भी छिड़ चुका है। अब इसको शायद भी लग सकती है। हालांकि कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच में जमीन विवाद का पूरा मामला था। बीकानेर में ई मित्र संचालक के साथ भी लूटपाट की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया। एक अपडेट आपको इसमें बता रहे, बड़ी खबर के साथ ही हथियार की नोक पर 2,24,000 रुपए ई मित्र संचालक से लूटे गए थे। पीड़ित रात में दुकान बंद करके घर को लौट रहा था, तभी देर रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा। शिकायत पर पुलिस ने देशनोक के पास लुटेरों की गाड़ी पलट गई और पुलिस ने पीछा कर एक युवक को पकड़ भी लिया। बदमाश नशे की धुत में बताया जा रहा है। मामला बीकानेर के नोखा का है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है ई मित्र संचालक, जहां से ये दुकान बंद करके अपने घर को वापस लौट रहा था। पीछे जो कार है, चोर कार में सवार होकर आए थे और फिर जब उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, कार इनकी चोरों की कार कहीं पलट गई। पुलिस ने पीछा किया, एक शख्स को पकड़ लिया और 2,24,000 रुपए 2,24,000 रुपए ई मित्र संचालक से लूट भी लिए गए थे। अब उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है, बाकी आगे कार्रवाई को अंजाम भी दे रही है। और जयपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर यात्री के पास कारतूस मिले। सीएसएफ जवान ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है जिंदा कारतूस। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। एयरपोर्ट थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जिंदा कारतूस एक शख्स से बरामद किए गए हैं। वो कारतूस कहां से लेकर आ रहा था, कौन है वो, अब सब सघन चेकिंग का ये पूरा मसला है। सीआईएसएफ जवान ने चेकिंग के दौरान जिंदा कारतूस पकड़े हैं। अब सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और इस बीच में कोटा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि 2 युवकों के नहर में गिरने का मामला आया है सामने। एक युवक का तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी रही। कार समेत 2 युवक नहर में गिर गए थे। कैतनू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 2 कार समेत युवक गिर गए थे नहर में। एक की तलाश तो करके गोताखोरों ने उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 2 युवक के नहर में गिरने का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर। और बांसवाड़ा से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग का कहर लगातार जारी है। एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि खतरे से बाहर है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए परिवार ने गेहूं के साथ कोदरा फसल का सेवन कर लिया था और इस वजह से पूरे ही 7 परिवारों को फूड पॉइजनिंग हो गई। अब हॉस्पिटल में एडमिट है। एक ही परिवार के 7 लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर अपने, जहां पर जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है।
गेहूं के साथ कोदरा एक फसल है जिसके साथ मिलाकर, क्योंकि कभी नहीं खाया था परिवार, इसलिए एक साथ खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग का ये पूरा परिवार शिकार हो गया। भारतीय आदिवासी पार्टी विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। बीएपी विधायक राजकुमार रोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है, स्वतंत्र होकर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस राजस्थान में एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सेंटर वॉर रूम में कल दिन भर बैठकें चली हैं। बैठकों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जोरदार पलटवार भी किया गया है। उसके करने की और ज्यादा तैयारी भी हो रही है। ये खास रिपोर्ट भी देखिए। विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वायदे और उनकी हकीकत को जनता के बीच में लेकर जाएगी। पीसीसी में विधानसभा चुनावों की हार की मायूसी के बाद पहली बार मैराथन बैठकें आयोजित की गई हैं। दिन भर और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको सीधे रामलला के पहले दर्शन कराते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर ये तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहले आप न्यूज 18 पर ये तस्वीर देख सकते हैं। यही वो सामने रंग में रामलला विराजमान है जिस मूर्ति को खुद निर्माण किया है योगी राज ने, जो कि दक्षिण से बिलोंग करते हैं। अब आपको ये दिखाते हैं एआई और तकनीक की मदद से अयोध्या का अद्भुत ये दृश्य। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब यह मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टचडाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूं, कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा,
जी, पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहां पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है, और जब विमान के अंदर मौजूद है तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद है आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है, और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे, और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह मंदिर निर्मित हुआ है, और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहां पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहां, साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहां पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहां पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहां 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहां पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर? सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जिस मार्ग पर चले वो धर्म का मार्ग था। तो अयोध्या में उस मार्ग पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं, बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो। हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आसमान से खूबसूरत होती अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम के दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने लघु पुष्पक में बैठकर अब धर्म पथ की तरफ आया हूं। मेरी इस आकाशीय यात्रा का एक और पड़ाव है धर्म पथ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता हाईवे को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जी हाँ, अयोध्या को दुनिया के बड़े तीर्थ बनाने की तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है। हर पथ की अपनी अलग अलग खासियत है। बेहद खूबसूरत इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रवेश द्वार, उसके प्रवेश द्वार पर सूर्य देव को स्थान दिया गया। रास्ते में खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिख रहा है ये दर्शन, ये दृश्य। यही है अयोध्या का धर्म पथ। तो AI